नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप सब देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे चंपावत इलेक्शन वॉर, कांग्रेस भाजपा तैयार। चंपावत चुनाव से जुड़ी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले काशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बनारस से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर तनावपूर्ण माहौल, तनाव के चलते आसपास की दुकानें बंद की गई। बार बार घरों से बाहर आ रहे हैं दोनों पक्ष। वाराणसी से खबर, ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर तनावपूर्ण माहौल, तनाव के चलते आसपास की दुकानें बंद की गई। बार बार घरों से बाहर आ रहे हैं दोनों पक्ष। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सोनाली पटवा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनाली, अभी भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, दोनों पक्ष अभी भी अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, बात मानने को तैयार नहीं है। हाँ जी, आपको बता दें कि जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ है, दोनों पक्ष के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो नारेबाजी कर रहे हैं अलग, और वही हिंदू पक्ष की बात करें तो वो हर हर महादेव के नारे कर रहे हैं। एक दूसरे से लोग भिड़ रहे हैं। इतना बड़ा ये मुद्दा लेकर लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। इसके पहले की बात आपको बता दें तो पुलिस ने समझा बुझा कर उन्हें इस रास्ते भेज दिया था कि आप चले जाइए, वहाँ बैरिकेडिंग भी लगा दिया गया, मगर फिर लोग माने नहीं, पुनः वह घर से निकल के नारेबाजी करते नजर आए और आपस में भिड़ते हुए कि इस तरह से नारेबाजी करते दिख रहे हैं रोड पर, और तनाव पूरा माहौल बना हुआ है। और क्या लोगों को समझाने के लिए दोनों पक्षों के जो महंत या धर्म गुरु जो दोनों पक्षों के हैं, वो समझाने का क्या काम नहीं कर रहे हैं? जी, आपको बता दें इसकी बात को लेकर के तो अभी तक इसकी सूचना भी नहीं मिली है। जहाँ तक भी पता चला हुआ है कि पुलिस प्रशासन अपने तौर तरीके से जिस तरह से समझाना जा सके उस तरह से पूरी कोशिश उन्होंने किया था समझाने का। बतौर समझाने के बावजूद भी दोनों पक्ष के लोग नहीं माने। कुछ देर के लिए शांत माहौल जरूर था, मगर उसके कुछ देर बाद ही लोग फिर वापस अपने घर से निकले और नारेबाजी करते सड़क पर उतर गए। और इस समय माहौल जो है कि एकदम गंभीर बना हुआ है और आपस में दोनों पक्ष के लोग भिड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपना पूरी तरह से काम कर रही है, बावजूद इसके लोग सुनने को तैयार नहीं है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के जो आसपास का एरिया है, वहां की दुकानें भी बंद करा दी गई है। स्वयं बंद की हैं लोगों ने या पुलिस ने बंद कराई? आपको बता दें कि ये दुकानें की बात की जाए तो जिस तरह से वहाँ तनाव पूरे माहौल बना हुआ था, कहीं ना कहीं देखते हुए ऐसा लग रहा है कहीं दंगा फसाद ना हो जाए। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपना पूरा कमान संभालते हुए जो वहाँ पे दुकानें हैं लोगों से हटा दिया गया कि कहीं यहाँ पे और ज्यादा माहौल ना खराब हो। जो लोग वहाँ पे थे उनको भी हटा दिया गया कि कहीं वो भी उसमें शामिल ना हो सके, इसलिए वहाँ पे दुकान वगैरह जो थी प्रशासन की तरफ से बंद करा दिया गया ताकि माहौल बिगड़ने के बाद उनके ऊपर भी वो हावी ना हो सके। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों तरफ से दोनों पक्ष हैं वो बार बार घर से बाहर आ रहे हैं। पुलिस समझा बुझाकर बार बार उन्हें वापस भेज रही है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। वहाँ की ज्ञानव्यापी मस्जिद के आसपास के एरिया में दुकानें बंद कर दी गई हैं और मस्जिद का सर्वे वीडियोग्राफी हो रही है, जिसका विरोध कर रहा है मुस्लिम पक्ष। अब बात करते हैं उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव की। चंपावत सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी घोषित कर दिया। और आज कांग्रेस भी अपनी उम्मीदवार के रूप में, महिला चेहरे के रूप में निर्मला गहतोड़ी को चुनावी रणभूमि में उतारने को तैयार है। चुनाव के बाद एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड का पारा बढ़ गया है, क्योंकि चंपावत उपचुनाव के चलते राज्य की आबोहवा गरमाने लगी है। जब से चंपावत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से प्रदेश की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही कमर कस ली है। 31 मई तारीख को मतदान होना है और 3 जून को चंपावत की जनता ही फैसला करेगी कि प्रदेश का मुखिया कौन होगा। एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीता कर 5 साल के लिए मौका देगी या फिर कोई और नया चेहरा भाजपा को मुखिया के रूप में ढूंढना होगा। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए।
2022 की हार के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने एक चुनौती आ गई है और वह चंपावत उपचुनाव है। चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। 31 मई को चंपावत सीट पर उपचुनाव होगा और 3 जून को चुनाव का नतीजा आएगा। इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने भी एक महिला उम्मीदवार के रूप में निर्मल गहतोड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपोजिट उतार दिया है। निर्मल गहतोड़ी कांग्रेस के कार्यकाल में पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व जिला अध्यक्ष नहीं है, जिन्होंने साल 2022 के चुनाव में भी टिकट मांगा था, क्योंकि वे धरातल पर काफी लंबे वक्त से काम करती आ रही हैं। बीते 21 अप्रैल को चंपावत सीट पर लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने वाले कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये सीट छोड़ी थी। चंपावत सीट पर भाजपा ने लगातार 2 बार चुनाव जीता था। इससे पहले कांग्रेस के हिमेश खरवाल ने चुनाव जीता था। 31 मई को मतदान होने हैं और 3 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार हैं। भाजपा ने दावा किया है कि इस सीट पर भाजपा रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करेगी। वहीं कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार का ऐलान करते हुए चंपावत उपचुनाव में जीत का बिगुल बजाया है। उत्तराखंड की जनता ने माननीय नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर एक पूर्ण बहुमत और एक अच्छी सरकार उत्तराखंड राज्य को दी है। अब उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी को वहां से प्रत्याशी घोषित किया है, तो निश्चित रूप से चंपावत की जनता में एक आशा का संचार हुआ है। चंपावत की जनता में अथाह उत्साह है। शराब आंदोलन था, उससे जुड़ी थी, तो मैं उसमें हम लोगों ने काफी आगे काम किया और 118 दिन का हमने धरना प्रदर्शन भी किया खेती खान में। उसमें निर्मल पंडित भी थे उस आंदोलन में। तब से ही मेरी राजनीति की शुरुआत हुई और 96 में मैं प्रधान बनी थी 92 तक, क्योंकि 7.5 साल हमारा कार्यकाल रहा था उस समय, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड के कारण। उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी, उससे पहले पीसीसी मेंबर भी थी मैं। 31 मई को होने वाले चंपावत उपचुनाव में 96,016 वोटर 151 बूथों पे तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चंपावत सीट में 50,057 पुरुष और 45,959 महिला मतदाता है। उपचुनाव की तिथि के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इस वजह से नई निविदाएं सहित कोई भी नीतिगत कार्य नहीं किया जाएगा। जहां एक तरफ चुनाव आयोग चंपावत उपचुनाव की तैयारी कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस और भाजपा भी पूरे दमखम के साथ चुनावी रणभूमि में उतरने को तैयार है। अब देखना ये होगा कि चंपावत की जनता प्रदेश के मुखिया पर क्या फैसला लेती है। भाजपा धामी के दरिया चंपावत का भरोसा जीत पाती है या फिर कांग्रेस का महिला प्रत्याशी का दाव काम कर जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि खटमा सीट पर भीतर घातियों से आघात हुए धामी को भाजपा आलाकमान बचा पाता है या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो 70 में 57 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री अभी भी विधानसभा का सदस्य नहीं है। 6 महीने में उन्हें सदस्य बनना जरूरी होगा। अगर ये वो चुनाव हार जाते हैं तो फिर जो दिक्कतें तीरथ सिंह रावत के साथ हुई थी, वही दिक्कतों का सामना पुष्कर सिंह धामी को भी करना पड़ेगा। कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ है। 2022 में टिकट कांग्रेस से मांग रही थी, लेकिन इस बार उन्हें टिकट दिया गया। आशा है कि वो जीत जाए, ऐसा कांग्रेसी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगी। काफ़ी लंबे समय से उन्होंने धरातल पर रही हैं, लेकिन 2022 में ये चीज़ ध्यान क्यों नहीं आई, इस पे भी बात करनी होगी। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी, राजकुमार जायसवाल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, नरेश शेट्टी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पीसी थपलियाल यूकेडी के वरिष्ठ नेता। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले नरेश शेट्टी जी, आपके पास आऊँगा। जब इतना ही धरातल पे काम करने वाली प्रत्याशी आपके पास थी, तो मेन चुनाव में क्यों नहीं उतारा? उपचुनाव के लिए बचा के रखा था।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। कांग्रेस के साथ जो लंबे समय से दिक्कत चली आ रही है, वो दिक्कत यही है, कांग्रेस के बारे में ये प्रचलित है कि अगर कांग्रेस की अपनी अंतर्कलह खत्म हो जाए और इनकी गुटबाजी खत्म हो जाए तो कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता और उनको लड़ने के लिए फिर दूसरा कोई सामने दल नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस पिछले लंबे समय से देखने में आया जो अंतर्कलह, इनकी गुटबाजी और जिस तरीके का इनका द्वंद्व चल रहा था, उसी का परिणाम जो सत्ता के नजदीक पहुंचते पहुंचते भी इनको ये वंचित रह गए उससे, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और आज ताजा एक उदाहरण है, जोत सिंह बिष्ट एक बड़े कद्दावर नेता थे यहाँ कांग्रेस में, वो छोड़कर कांग्रेस चले गए और उन्होंने बड़ा दर्द भरा ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जो इस समय वर्तमान हालात चल रहे हैं कांग्रेस के, उससे मैं आजिज आ चुका हूं। हालांकि हरीश रावत ने उसका खंडन किया है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये पूरा दृश्य इस बात को परिलक्षित करता है कि जो हालात कांग्रेस के हैं, पहले कांग्रेस अपनी लड़ाई पर विराम लगाए, तब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ लड़ने में सक्षम हो पाएगी। और उसमें एक नेता या दो नेता का नाम नहीं लिया जा सकता। पूरा गिरोहबंदी तरीके से जैसे कांग्रेस आपस में लड़ने में लगी थी, तो उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। और निर्मला गहतोड़ी को जो इन्होंने फील्ड में उतारा है और जो वो पूर्व दर्जा मंत्री रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, एक अच्छा वजूद होता है। लेकिन जो कांग्रेस के इंटरनल हालात हैं, हालांकि इसका खामियाजा भाजपा ने भी भुगता। भाजपा 57 से 47 पे आई, और लेकिन जो कांग्रेस जो सत्ता के सपने देख रही थी उससे जो वंचित रह गई, वो मुख्यतः यही कारण था कि कांग्रेस ने जो अपना अंतर्कलह समाप्त नहीं किया एन चुनाव तक, चुनाव की घोषणा होने के बाद तक। और जनता ने ये सोचा कि जब इनके घर की अपनी लड़ाई नहीं खत्म हो रही तो ये सत्ता कैसे संभालेंगे। तो जनता ने जो फैसला दिया, वो फैसला सामने सबके सामने नजर आया जी। और दिक्कत एक और भी है, चुनाव आते हैं तो अभी मैं कल प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं खुद वहां पर रहूंगा, चंपावत में मैं डेरा डाल चुका हूं, हरीश रावत जी डेरा डालेंगे, और 2 लोग नाम और लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम गणेश गोदियाल जी और प्रीतम सिंह जी से निवेदन करेंगे कि वो भी रहें साथ में। तो ये सब चीजें भी है नरेंद्र जी, क्योंकि एक साथ आप इतने बड़े स्टार नेताओं को एक साथ लाना भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। राजकुमार जायसवाल कांग्रेस प्रवक्ता है, सर आपके पास आऊंगा। इतनी बातें कही जा रही हैं कांग्रेस के लिए, वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा अंतर्कलह कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। कभी वो मीडिया के सामने दिखती है तो कभी वो पर्दे के पीछे से हो रही होती है। लेकिन अंदर खाने ये खबर है कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष जरूर बदल गया, लेकिन अभी भी अंतर्कलह वैसी की वैसी है। जब कोई बड़ा परिवार होता है तो बड़ी बड़ी घटना चलती है, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और देश की आजादी से लेकर अब तक भारत में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। निश्चित रूप से परिवार बड़ा होता है तो इस तरह की बातें होती हैं। और आप ये देखिए, जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी आए, उनके नेतृत्व में सब लोगों ने संगठित रूप से एक जनता के बीच के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर भेजा है। और निर्मला जी यहाँ बहुत अच्छा उम्मीदवार बन के वहां पे जनता के बीच में आई है। एक वहां की चंपावत की जनता का प्रतिनिधि करने के लिए, जनता के प्रतिनिधि उनके बीच में विधायक का उम्मीदवार बन के आई है, और एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां जनता को थोपा हुआ उम्मीदवार दिया जा रहा है। निश्चित रूप से होने वाले चुनाव में आप 3 जून को देखेंगे कि वहां की जनता ने अपने बीच के व्यक्ति को विधायक बना के भेजा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को एक डमी मुख्यमंत्री दे रखा है, उनके द्वारा कोई भी विकास की योजना नहीं बनाई गई है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको 31 मई को होने वाले चुनाव में दिखेगा और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। और अच्छा, मेरा सवाल का आप भी जवाब दे दीजिए। राजकुमार जी, ये 2022 में भी टिकट मांग रही थी, तब क्या उतनी उनकी प्रतिभा नहीं दिखी थी आपको, जो भी आप बता रही कि 31 मई के होने वाले चुनाव में ये विधायक बन जाएंगी? 2022 में जब मुख्य चुनाव हुए तब आपने टिकट क्यों नहीं दी? हेमेश खरवाल जी वहां पे वरिष्ठ विधायक थे और 2 बार वहां विधायक रह चुके हैं, तो उनकी दावेदारी बनती थी और जनता में उनकी लोकप्रियता थी, मगर किन्हीं कारणवश पीछे रह गए। तो आज सबकी सहमति से कहा गया कि निर्मला बहन जी तो लगातार पिछले कई वर्षों से वहां काम कर रही है, जनता के दुख दर्द में हमेशा आगे बढ़ चल के रहती है। आप ये देखिए कि हम लोगों ने जो चेहरा इस बार दिया है वो वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व करता वहां पर, और जो भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा दिया है कहीं चंपावत की जनता से कोई लगाव नहीं है। आप ये देखिए, जो व्यक्ति लगातार 10 साल खटीमा का विधायक रहा हो, वहां पे वहां से मुख्यमंत्री बना, आज खटीमा की कितनी दुर्दशा उन्होंने कर रखी है। खटीमा के लोग भी वहां जाकर उस
दुख को अपने व्यक्त करेंगे चंपावत में कि एक व्यक्ति को अगर गलती से वहां हार गया तो आज वहां पर सब लोगों को कितना प्रताड़ित किया रहा है। बिजली पानी की समस्या है, पुलिस वाले जनता का वहां पीड़न कर रहे हैं और किस तरह का त्राहिमाम कर रखा है खटीमा में। निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आपको इनका भुगतान चंपावत चुनाव में देखने को मिलेगा। अब चंपावत चुनाव को लेकर भाजपा से सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ प्रवक्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, आपने सुना राजकुमार जायसवाल जी को, उन्होंने कहा कि चंपावत की जनता से लगाव नहीं, वो कह रहे मुख्यमंत्री को सिर्फ अपनी विधानसभा से लगाव था जहां से वो चुनाव हारे, वहां पर भी बहुत खामियां गिनाई। आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं यहाँ पे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई जो जुड़े हैं उनको अगर उनकी ये मंशा है तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खाली खटीमा से ही नहीं पूरे प्रदेश के चहेते हैं। और जिस प्रकार से हमारी हाई कमान ने और चुनाव समिति से जो नाम सुझाया है और उन्हें विधानसभा प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चयनित जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करेंगे। और खटीमा की जनता देखिए आज जिस प्रकार से दुखी है और उनको ना जिता के जो उनको एक बाद में जो एहसास हुआ है उसका उन्हें पछतावा है। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जितना कम समय था और चुनाव से पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुद्दों को हाथ में लिया, बहुत सारी चीजें जो हैं वो संभाली और आने वाले चुनाव में उन्होंने पूरी प्रतिभा का अपना जो है लोहा भी मनवाया, जिस वजह से जो है भाजपा अपना प्रचंड जीत। बिल्कुल, पिछली बार समय कम था लेकिन इस बार पूरा समय भी दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी पुष्कर सिंह धामी को चेहरा बनाकर जब उतारा तब भी ये कहा जा रहा था कि पूरी तरह से अब उनके हाथ में सत्ता है और वो रहने वाले हैं मुख्यमंत्री 5 साल। लेकिन खटीमा सीट हारने के बाद भी कहा जाता चाहे चेहरे में बदलाव हो जाए। सुनीता जी, अब सीधे आपको यूपी के अयोध्या ले चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। इस अयोध्या से वो हफ्तों निकल जाते थे पत्नी के साथ जनता का हाल चाल लेने, और मैं जब योगी जी को मोदी जी के साथ दौड़ते देखता हूँ, अभी यहाँ कल वहाँ, दोपहर में मैं अपने होटल में टीवी में बैठा देख रहा था, 12:30 बजे वहाँ धूप में हमारे शहर के विधायक जी के साथ राम जन्मभूमि जा रहे हैं। है कोई इतनी धूप में 45 डिग्री में परिश्रम करने वाला? कोई नहीं है, याद रखिए। ये लेबर, ये मेहनत मैंने नहीं देखा। दूसरे आपको बताएं, छत्री शब्द, मैं 2 शब्द इसलिए कहता हूं, लोग जात से जोड़ते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं छत्री कौन है? जो लोगों की रक्षा करे, गरीबों की मदद नहीं, वो छत्री नहीं है। ये जितने पुलिस वाले हैं, जितने आर्मी के लोग हैं, गीता की परिभाषा लीजिए, ये सब छत्री हैं, क्योंकि ये सुरक्षा दे रहे हैं पूरे समाज को। आश्चर्य होता है हम जब इसको जन्म से जोड़ते हैं। इनको मैंने कहा राजेश से कि आप जब ये बनाए हैं, मैं तो नहीं जाता चूंकि न्यायाधीश तो एक दृष्टि सकता है, तो ये हमने कहा जितने जिले में दलित हो, ओबीसी हो, जिनमें लड़के टॉप करते हो, सबको अभिनंदन करिए। कोई कास्ट बैरियर नहीं होगा, तब आप क्षत्रिय हैं। अरे भी अपने साथ तो कौवे देखिए ना, अपनी अपनी जात में चलती है आकाश में, कभी देख लीजिए शाम को चिड़ियों को। हम नहीं हैं, हम तो सबके लिए हैं, इस पूरे समाज के लिए है। महाराणा प्रताप वेद के विद्वान थे, महाराणा प्रताप शास्त्रों के ज्ञाता थे, महाराणा प्रताप के जो गुरु थे, नाम इस समय नहीं याद आ रहा, वो एक बार उनमें और छत्रसाल और शक्ति सिंह में झगड़ा हुआ। वो पहुंच गए और उन्होंने देखा कि ये नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने चाकू मार ली अपने चेस्ट में। आप पढ़िए जाके यूट्यूब में मिल जाएगी कहानी। ऐसे ब्राह्मण गुरु थे उनके, महाराणा प्रताप के। और वो
शक्ति सिंह उनके जो भाई हैं, लोग गलत अर्थ निकालते हैं। वो अकबर के यहाँ गए थे, अब जो इतिहासकार कह रहे हैं वो लड़ना दिखावा था। वो महाराणा प्रताप के छोटे अनुज थे और उन्होंने जब चित्रकूट पे हमला किया अकबर ने, पहले बता दिए। तो महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने अयोध्या पहुंचे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हम सीधे चलेंगे नरेंद्र शेट्टी जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार। नरेंद्र जी, विकास की बात नहीं हो पाती है। अब मैं देख रहा हूं 2022 का चुनाव हो या ये उपचुनाव हो, विकास पर बात करने की जगह हम बात करते हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। धामी वहां से चुनाव हार के आए, ये करके आए, वो करके आए, वो उनकी पार्टी काम नहीं कर रही है, वहां पेयजल की समस्या है। एक मुद्दा बस आता है पेयजल की समस्या। वहां ये बात नहीं उठती कि उत्तराखंड के लोगों को वापस कैसे लाया जाए, उत्तराखंड में रोजगार कैसे लाया जाए, उत्तराखंड में बिजली कैसे सस्ती की जाए। चुनाव तक मैं सब सुन रहा था, लेकिन इस चुनाव में, उपचुनाव में भी ये बात नहीं आ रही है कि कोई ये कह दे कि भैया हम जीत गए तो अगर हम विधानसभा सदस्य हुए तो 100 यूनिट तो कम से कम फ्री करा ही देंगे या आधी करा देंगे। ये कोई नहीं कह रहा। देखिए विशाल जी, जो राजनीति की तस्वीर है वो तो बिल्कुल बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और राजनीति की तस्वीर इस कदर बदली है कि लोगों ने, जो पिछले चुनाव में हमने देखा कि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और कोविड, इसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ 18% लोगों ने वोट किया और बेरोजगारी के खिलाफ 16% लोगों ने वोट किया और 12% लोगों ने पलायन के खिलाफ किया और 10% कोविड के खिलाफ किया। लेकिन फिर भी जो नतीजे थे, जैसे दावे कर रही थी विपक्षी पार्टियां कि हम इस बार सत्ता में किसी भी तरीके से पहुंच जाएंगे, अगर हमारे पास कुछ कम पड़ेंगे विधायक तो हम किसी तरीके से, हमारे को विपक्षी या निर्दलीय समर्थन देके हम सरकार हम ही बनाएंगे, पूरी तरीके से आश्वस्त थे। और यहां तक कि कुछ बहुत अच्छे जानकार भारतीय जनता पार्टी के भी इस बात को नहीं मान रहे थे कि हमारी सरकार आएगी। लेकिन अंडर करंट के चलते एक तस्वीर बिल्कुल अलग थी, वो बदली और दोबारा भाजपा सत्ता में आई। बेशक कम, 10 विधायक कम आई, लेकिन फिर भी पूरे प्रचंड बहुमत के साथ आई। तो जनता को एक मैसेज तो साफ दिखता है जनता को। उनको ये लगता है कि हम लोग कम से कम ऐसे दल को एक वोट दें जिनके अपने घरों में लड़ाई ना हो। तो उनको शायद ये वाला दल नजर आया। आम आदमी पार्टी बड़े दमखम के साथ आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को जब ये दिखा, उनके सर्वेक्षणों में ये पता चला कि हमारे को उत्साहवर्धक नतीजे पंजाब से मिल रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना प्लान बदला और वो पंजाब की तरफ रुख कर गए और जहां वो सरकार फॉर्म करी उन्होंने। तो इस समय यहां पे, हालांकि मैं उसको इस समय टिप्पणी ये नहीं करूंगा, ये एक तरीके से वो कन्वेंसिंग में आ जाता है कि कौन प्रत्याशी मजबूत है, कौन मुकाबले में है। निर्मला गहतोड़ी भी एक अपने में पूरी अच्छा सशक्त प्रत्याशी हैं जिनको उन्होंने उतारा है। वो आपका सवाल जायज था कि तब पहले वाले चुनाव में इनको क्यों नहीं याद आई उनके नामांकन की। तो ये वाले इस समय कांग्रेस की मजबूरी भी है और कांग्रेस ने इस तरीके से कोई एक जैसे नामी चेहरा हो, बड़ा चेहरा हो, उसको सामने इसलिए नहीं लाए कि दोबारा वो शायद भाजपा के सामने शीशा लीदर नहीं कराना चाहते कि हमने हार के लिए किसी को क्यों सामने करें। तो ये पूरे अगर हम इस पे नजर डालें तो ये एक सामने तस्वीर साफ होती है कि हमारे को कांग्रेस जो है इस समय केवल एक प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ रही है। वो शायद इस बात की वॉकओवर नहीं देना चाहती, तो इसलिए मैदान में मौजूद है। जी विशाल जी, बिल्कुल वॉकओवर नहीं देना चाहती, बस वो होता ना कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, सिंबल है, चुनाव लड़ाना है तो लड़ा दीजिए, लेकिन अच्छा चुनाव होगा ये उम्मीद सब लगाए बैठे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं, सुनीता विद्यार्थी जी। सुनीता जी, आप कुछ बात कर रही थी जो पूरी नहीं हो पाई, तो मैं चाहूंगा वो बात आप पूरी कर लें, फिर मैं आपसे सवाल भी लेता हूँ। यहाँ पे यही कह रही थी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जो है उपचुनाव के लिए तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बार जो है आप देखिएगा कि अभूतपूर्व मैंडेट मिलने वाला है और जो कमियां हमसे खटीमा में हुई या नहीं, उनको भी हमने पूरे तरीके से सुधारने का प्रयास अपना किया है। और देखिए चंपावत जो है बहुत दूर नहीं है खटीमा से, खटीमा लगती हुई विधानसभा है और निश्चित रूप से खटीमा को भी इसका लाभ पहुंचेगा और आने वाले समय में
जितनी भी हमारी जो समीप विधानसभाएं हैं वहां पे सभी जगह अभूतपूर्व कार्य होंगे और सभी विधानसभाओं को जो है भारतीय जनता पार्टी कार्य करके देगी। और जनता से भी यही आग्रह है कि वो अपना विश्वास बनाए रखें और माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से अब अपने जितने भी सीमांत इलाके हैं उनके लिए खास तौर पर बहुत अच्छा प्लान लेके एक रोड मैप लेकर जनता के बीच में उतरे हैं और हर प्रकार से प्रदेश को सुरक्षा की दृष्टि से हर प्रकार की दृष्टि से जो है मजबूत बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। तो ये उपचुनाव जो है मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा हिम्मत करके और दिल पर पत्थर रखकर जिस प्रकार से एक महिला को यहाँ पे मोहरा बनाने की कोशिश की है। पहले इनको महिलाएं याद नहीं आती कि लड़की है लड़ सकती हूँ, लेकिन फिर भी चलिए जैसे भी उनको समझ में आया इन्होंने एक महिला कैंडिडेट को उतारा, उसका हम इनका स्वागत करते हैं। और महिलाओं को तो देखिए हर क्षेत्र में जहां भी जिस भी प्रकार की चुनौती दी जाए वो बहुत अच्छे से बहने करती हैं और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो लोगों की संवेदनाएं हैं वो भी बनी हुई हैं। साथ में ही जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल रहा है तो मैं उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से इन जो सत्ता के बाद जो समय हुआ और जो पहले इनको कार्यकाल मिला, जितने भी हमारे पास 7-8 महीने तो रहे, वो बहुत ही एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज दे गए हैं उत्तराखंड की जनता को। उत्तराखंड की जनता समझ गई है कि डबल इंजन का कमाल जो है वो अब सही पायलट के हाथ में। बिल्कुल सुनीता जी, डबल इंजन के सवाल भी आप विपक्ष की भी राय ले लेंगे हम, आप बने रहिए तीनों लोग हमारे साथ। डबल इंजन की जब बात आती है तो विपक्ष को भी जरूर सुनना चाहिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का बात हो रही है चंपावत उपचुनाव की। चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी के सामने निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। कहा जा रहा है महिला ट्रम्प कार्ड खेलकर कहीं ना कहीं जो धरातल पर काम भी काफी लंबे अरसे से कर रही राज्यमंत्री रही हैं, उसका फायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन अभी ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे जब, तो सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार, इस पर हर बार हर डिबेट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो हर बार सरकार को घेरता है। राजकुमार जी, जहां डबल इंजन की बात आती है तो वहां जहन में कांग्रेस का नाम जरूर आता है, क्योंकि हर बार कांग्रेस घेरती जरूर है डबल इंजन की सरकार कह के। यहाँ तो एक ही इंजन काम करता नजर आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं, जो पूरे देश में कर रहे हैं, जो उत्तराखंड में कर रहे हैं, उन्हीं को यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम पे गिरवाते हैं। एक इंजन काम करता है, एक डमी इंजन है। इनके दो इंजन तो है निश्चित रूप से, मगर उत्तराखंड की जनता को कहीं नहीं मिला। अभी हमारी बहन बोल रही है जब से धामी जी मुख्यमंत्री बन के आए हैं तो बहुत अच्छे उन्होंने काम किए, बहुत अच्छा मैसेज किया। तो वो काम क्यों आए, कौन से उन्होंने काम किए, कितने रोजगार यहाँ उपलब्ध कराए हैं, क्या उत्तराखंड की विकास दर ऊपर उठी है, क्या कोरोना काल का जो उन्होंने सहा, बेरोजगारी और भुखमरी का यहाँ औसत बढ़ा, उसको कम करने का काम किया, उत्तराखंड की जनता की पीड़ा कम करने का काम किया, शिक्षा व्यवस्था ठीक करी, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करी। क्या उनके नाम पे उपलब्धि है जो आप गिनवाना चाहते हैं? आप बताइए, धामी नहीं, आपके दो मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड की जनता के हित में कौन सा काम किया है? निश्चित रूप से खनन माफियाओं को आपने बढ़ाया, शराब माफियाओं को आपने बढ़ाया, भूमि माफियाओं को आपने बढ़ाया है। यहाँ पे उत्तराखंड की जनता का उत्पीड़न नहीं किया है। आपके द्वारा, आपके नेतृत्व में काम करने वाले नौकरशाहों के द्वारा उत्तराखंड की जनता का उत्पीड़न और दोहन जबरदस्त तरीके से पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। आप अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक विपक्षी दल होने के नाते, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते नाम मात्र के लिए अपना उम्मीदवार वहां खड़ा किया है कि हाँ कांग्रेस का उम्मीदवार है। आप ये देखिए 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा प्रत्याशित रूप से कांग्रेस ने वो बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है।
हमारी जो प्रत्याशी है जनता के दिलों में राज करती है। अगर ये ईमानदारी से चुनाव होता है तो निश्चित रूप से, अगर इसमें धन बल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी में भारी मतों से विजय होने जा रही है और जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ। सुनीता जी, सरकारी मशीनरी का आरोप कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी लगाया, क्या यह भी होने वाला है? क्या सरकारी मशीनरी, उन्होंने कहा कि हमें 2 चुनाव लड़ने हैं, एक प्रशासन से, दूसरा पुष्कर सिंह धामी से और भाजपा से। उन्होंने कहा 2 चुनाव लड़ने हैं मुझे, एक प्रत्याशी से लड़ेंगे और एक प्रशासन से लड़ेंगे। तो क्या मशीनरी का प्रयोग हो रहा है चुनाव में? ऐसा आरोप कांग्रेस 2 बार लगा चुकी है, आज डिबेट में और कल करण मेहरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। देखिए विशाल जी, मुझे तो इनके मैकेनिज्म पे, जो कांग्रेस का मैकेनिज्म है, उस पे बड़ी दया आती है कि जब इनके पास कंपटीशन खड़े होने की जो है वो ताकत खत्म हो जाती है, तब ये लोग ऐसे उल जुलूल चीजों का सहारा लेते हैं। अभी हमने देखा कि जब हमारे नतीजे भी आने वाले थे, किस प्रकार से इन्होंने तंबू गाड़े, किस प्रकार से इन्होंने रोज हेडलाइंस बनाई, किस तरीके से भाई साहब हरीश रावत जी ट्विटर पे रोज रोते ही रहते थे। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन इन्होंने जो है अपने कोई भी जो इनके पैंतरे हैं वो इन्होंने अपनाए ना होंगे। तो मेरे यहाँ पे कांग्रेस से जो राजकुमार भाई साहब जुड़े हैं, ये रटी रटाई जो लाइंस होती हैं कि क्या किया धामी जी ने, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने। भाई साहब, आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है। लोग जब सोशल मीडिया में कोई योजना का नाम आता है तो उसमें उस स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन नहीं करते रहते, या अप या स्क्रॉल अप डाउन नहीं चलता, उसको क्लिक भी करते हैं और अंदर पढ़ते भी हैं कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में क्या कार्य कर रही है, कितनी योजनाएं ला चुकी है, क्या आंकड़े हैं, कितने लोगों को हमने योजनाओं का लाभ दिया है। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ लोग जुड़े हैं जो डेली ये आंकड़े अपने टिप्स पे गिनते हैं। तो ये तो जनता को गुमराह मत कीजिए। हाँ, आपका प्रत्याशी काबिल है, हमें कोई डाउट नहीं है। हम किसी भी चुनाव को कभी ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं हम लड़ाई लड़ते हैं या चुनाव में जाते हैं। ये बता दी सुनीता जी, वो कह रहे हैं कि आपने काम क्या किया, एक बार ये बता दीजिए। वो कह रहे थे काम गिनवा दीजिए। सुनीता जी, जरा काम गिनवा दीजिए ना, इतनी तारीफ आप कर रही है, 2 4 5 काम गिनवा दीजिए, मैं भी नोट कर लूं। सुनीता जी, काम गिनवा दीजिए, भाजपा के काम गिनवा दीजिए राजकुमार जी को। देखिए, धामी जी के समय पे हमारी वात्सल्य योजनाओं से कितने, कोरोना के दौरान जो हमारे बच्चे अनाथ हुए उन लोगों के लिए कितनी योजनाएं लाई गई, कैसे उनको स्कॉलरशिप, पढ़ाई, उनका 18 साल तक का पूरा जो है उनकी टेक केयर का जो जिम्मा है वो भाजपा सरकार ने लिया। हमारे जो इतने भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी थे उन, और जो हमारे एडहॉक पे जो लगे हुए थे या उपनल के कर्मचारी थे, 12,000 से 25,000 तक का हमने उनको जो है सैलरी बढ़ाया, पेंशन हमने बढ़ाई। हम लोगों ने जितनी भी यहाँ पे योजनाएं आई उनको सेंटर से संबंधित करके डबल फायदा उत्तराखंड को दिलाया। हर जगह से हम लोग डबल इंजन का जो कार्य है वो इतनी गति से कर रहे हैं कि आप लोगों को तो स्पीड में गिनना ही छोड़ दिया है। आप लोग तो जिस बात को आप कह रहे हो यहाँ पे कि हम लोग उनका डाटा है आपके पास, जो बच्चे अनाथ हुए उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जिन्हें 2 अभी आप योजनाएं 1 बाय 1 जनता तक जाने देंगे ना राजकुमार भाई, तो हमारा दोनों, आपका दोनों का फायदा है। भाई हम लोगों ने क्या किया, अगर हमसे जनता संतुष्ट है तो वोट हमें डालेगी। आपके मुद्दे उठाने की प्रक्रिया से अगर जनता संतुष्ट होगी तो आपको भी मत मिलेगा। लेकिन अगर गुमराह कर्मचारी है जिनको आपने निकाल दिया, धरने में बैठे हुए, उपनल वाले धरने में बैठने जा रहे हैं, किन के लिए काम किया आपने? डिपार्टमेंट से नहीं है ना, उपनल के। आप बताइए कितने हमने कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनका इस्तेमाल किया, इतने बड़े। अभी सुनिए, कोरोना काल में इतना बड़ा हम लोगों के साथ में जो भी चीजें हुई, उसके बाद भी हमने 17 से लेके 19,000 का टारगेट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने का, स्किल एम्प्लॉयमेंट देने का, रोजगार देने का हमने सभी कार्य किए। इतनी वैकेंसीज निकली, धामी जी के समय निकली। अभी आप नोट करिए, जब से धामी जी ज्वाइन किए, बताए ना वैकेंसी निकली कहाँ है? खाली मुंह में बोलने से नहीं होता है ना, कांग्रेसियों की नौकरी चली गई, पॉलिसी है।
अभी आपने सहकारिता में वैकेंसी निकाली तो चुनाव के काल में, उसमें आपके मंत्री के द्वारा वहां पे गाजियाबाद में ले जाकर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए, वहां भ्रष्टाचार हुआ, उन सब पे रोक लगा दी गई है। आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। आज आपके जोत सिंह बिष्ट जी चले गए, आपके वहां से देखिए, आपके द्वारा जो आपने उपाध्याय जी की कितना इंसल्ट किया, आज वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे से विधायक के पद पे सुशोभित है। आपने सरिता जी का अपमान किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी में वो कितने ससम्मान विधायक हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में देखिए व्यक्ति का सम्मान है, व्यक्तित्व का सम्मान है। आप इस बात को मान लीजिए। और आपके यहाँ आज आपके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को, मुख्यमंत्री को हरा देते, कितना सम्मान है क्या? दूसरों का सम्मान कर रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री को हरा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी को हराने का काम कर रही थी, अब फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ पीसी थपलियाल यूकेडी के नेता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। सर, आप शुरुआत में भी जुड़े थे, कुछ खामियों के कारण आप बीच में चले गए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे लगा रहा है, लेकिन उत्तराखंड को विकास को लेकर जो रफ्तार है उसको नहीं रुकना चाहिए। चुनाव उपचुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन जो बात मुद्दे की होनी चाहिए कि जो उत्तराखंड में जो बातें हो रही हैं, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पर मुझे लगता है ज़्यादा फोकस होकर सारे चुनाव होने चाहिए, चाहे वो उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव या कोई भी चुनाव हो। सारी पार्टियों को इन पे बात करनी चाहिए, ना कि उन पर कि जिस तरह से कि कांग्रेस के अंदर बवाल चल रहा है, बीजेपी के लोग नहीं मान रहे हैं, आरएसएस, इन सब चीज़ों से हट के थोड़ी बात करनी चाहिए। पीसी थपलियाल जी, राज्य बनने के बाद इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे पास विजनरी नेताओं का टोटा पड़ गया है। अकाल, ना भारतीय जनता पार्टी के पास विजनरी नेता, न कांग्रेस के। शुरू में थोड़ा बहुत था, जब नरेंद्र तिवारी जैसे व्यक्ति यहाँ के मुख्यमंत्री थे और भुवन चंद खंडूरी जैसे ईमानदार जनरल इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये राजनीति यहाँ हल्के लोगों के हाथ में जाती गई और वो आज इतनी गर्त में जा चुकी है कि इसकी अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। जनता को कोई बड़ी आशा नहीं है इन लोगों से। इन जो आज ही बोल रहे हैं कि साहब हमारा मुख्यमंत्री, अरे उनका मुख्यमंत्री जो बनाया हुआ है उछल कूद मचा रहा है, और वहां पे जो इन्होंने जो इनके बुजुर्ग नेता थे, जो ऐसे जामवंती राजनीति के विजनरी नेता थे, उनको साइड लाइन करके एक व्यक्ति को, एक युवा को इन्होंने जो हमारे आगे रखा है, उस युवा से ये क्या कराना चाहते हैं हम जानते हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते। अब उस युवा को कितना जरूरत है इनको कि 46 विधायक दिए इनके पास, मतलब टोटल 55 बहुमत इस राज्य की जनता ने इनको दिया, उसके बावजूद ये हरे हुए मुख्यमंत्री को बनाकर हमारे ऊपर मखौल उड़ा रहे हैं लोकतंत्र का। और उसके बाद जिस बेचारी चंपावत की विधानसभा के लोगों ने ऑलरेडी एक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को उन्होंने अपना विश्वास जताया था, और उनके विश्वास को ठोकर में मारकर हारे हुए पड़ोसी जो वहां से खटमा से हारा था, वो इनके आगे परोसा जा रहा है। और ऊपर से जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो भी, क्योंकि हमारा छोटा राज्य है और राज्य में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आ गई है कि जितने यहाँ राजनीतिक दल हैं उनकी साठ गांठ सत्तासीन दल से होती ही होती है। इसलिए यहाँ पे ऐसा नेता नहीं है जैसे केजरीवाल भीड़ पड़ा था 2014 में बनारस में, और वही व्यक्ति था जिसने की अपनी जमानत बचाई और बाकी सभी दलों की जमानत जब्त हो गई थी अगेंस्ट मोदी जी। उसके बाद जो शीला दीक्षित को उस व्यक्ति भिड़ा, उससे शीला दीक्षित जैसी खाटी नेता को उसने हरा दिया। इस समय जरूरत थी कांग्रेस के खाटी नेताओं को भिड़ने की, लेकिन उत्तराखंड है, जब कभी ऐसी विपदा आती है तो महिलाओं को आगे किया जाता है। हमने कभी भी देखा है, चाहे उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, हम लोगों ने महिलाओं के पीछे छुप कर आंदोलन जीता है। हम लोगों की ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ही महिलाओं के ऊपर है। आज जो निर्मला ने एक जिम्मेदारी ली है, उसके मजबूत कंधों पे हम निश्चित रूप से आशा करते हैं कि वे इस व्यक्ति को चुनौती देंगी, जिस व्यक्ति ने हमारे पर संपत्तियों को उत्तर प्रदेश से आगे गिरवी रख दिया है।
और बखोल बनाया हमें कि संपत्तियों का हमने सॉल्व कर दिया है। आज हरिद्वार में पूरी जो कुंभ जमीन है 700 हेक्टेयर जमीन आज उत्तर प्रदेश को ट्रांसफर हो गई है, और उसके ऊपर ये जो नियंत्रण है वाटर का, जल का नियंत्रण हमारे हरिद्वार से यूपी कर रहा है। जो हमारे पूरे जल संसाधन है उनकी बिजली, टिहरी डैम की बिजली आराम से यूपी खा रहा है, और ये बच्चा खेल रहा है क्योंकि इन लोगों की हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश के आगे जुबान खोलना। ये तो दिल्ली के पप्पट हैं, दिल्ली के लोग मठाधीशों के चीफ मैनेजर है। वो जो बोलेंगे बेटा बेच दे उत्तराखंड को, हाँ सर मैं बेच दूंगा, सस्ते में ले लो। ऐसे लोगों के हाथ में इन्होंने सत्ता सौंपी है, और बेचारे जो प्रवक्ता है उनको मेरे को वो होता है, दर्द होता है कि उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ऐसे इंटेलेक्चुअल करना चाह भी रहे हैं। आपने जो कहा वैसा ही सुनीता विद्यार्थी जी कुछ कहना चाह रही, इनको सुन लेते हैं। जी सुनीता जी, हंस रही हैं आप नहीं देखिए, मैं थपलियाल भाई साहब का बहुत सम्मान करती हूँ, और हमेशा इनसे सीखने को भी हमेशा मिलता है हम लोगों को। हमारे बड़े हैं, और जो दर्द इनके अंदर है वो वाजिब है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी गलत फहमी है जिसको क्लियर करना भी जरूरी है। देखिए, जहां पे परिसंपत्तियों की बात है और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस सरलता से इस मुद्दे को सुलझाने का कार्य किया, माननीय तीरथ सिंह रावत जी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे भी इस पे कार्य हुआ था। और जो चीजें जैसे इन्होंने कहा कि हमारा जल, हमारी जमीन पे अभी भी उत्तर प्रदेश का अधिकार है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। थपलियाल भाई साहब जानते हैं असली जो वजह है वो यही है कि कुछ चीजें, कुछ परिसंपत्तियों के जो विवाद कोर्ट में उलझे हुए हैं, उस वजह से हम लोग उन पे अभी अपनी क्लीन चिट नहीं दे पाए हैं। लेकिन जिन चीजों में हम लोगों ने सरलता से उसका निस्तारण कर दिया है, वो धीरे धीरे हम लोग उत्तराखंड प्रदेश में ला रहे हैं, और हमारी प्रायोरिटी में ये चीजें कि हम जो हमारे उत्तराखंड का हक है वो हमें मिले। और ये आप बताइए, यहाँ पे मैं ट्रिपल इंजन की बात करूंगी कि आज अगर ये अलकनंदा होटल का विवाद भी सुलझा है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद के कारण, नहीं तो आप ये इतनी बड़ी लाइनें नहीं बोल पाते थपलियाल साहब, ये हम जानते हैं। अपनी हमारी आप एक बात बताइए विद्यार्थी मैडम, आप ये बताइए कि आपने अपनी जमीन उनको नया जो भगीरथी बना है क्यों दी है, और खटारा अलकनंदा जो हमें उन्होंने चाबी सौंपी है वो तो पहले से हमारा होना चाहिए था। इस राज्य में कैसे उनका अलकनंदा उनका हो गया। और दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं ना, कोर्ट में उलझा हुआ है, नहीं, इन लोगों ने पुनर्गठन विधेयक नहीं पढ़ा है जो 26 और उसके बाद 29 संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पीठ पे जो छुरा भोंका है हम भूल नहीं सकते। हम जानते हैं कि किस तरह से आपने उस विधेयक, अरे आपने अभी तक राजधानी तक नहीं दी हमारे को, बिना राजधानी का राज्य दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो मखौल किया हमारे साथ। अरे जो रामपुर तिराहे कांड का दोषी भी भले ही आपको स्थायी नहीं दे पाए, लेकिन हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी दी, इसका श्रेय थपलियाल भाई साहब आपको देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। बिना राजधानी का राज्य नहीं दिया जाता। आपकी अपना पाप था, आंदोलनकारी है और वरिष्ठ जन है, तो हम आपकी पीड़ा समझते हैं और हम सम्मान करते हैं आपका। लेकिन आप इसके लिए, आप देखिए, जब कांग्रेस पार्टी थी आपने एनडी तिवारी जी का नाम लिया, हमने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो व्यक्ति फाउंडेशन में विकास पुरुष के नाम से उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहाँ पे उत्तराखंड में बिगुल बजाया, आज उसकी हम लोग खा रहे हैं। तो ये चीज हम भूलते नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसे आपने माननीय खंडूड़ी जी का नाम ईमानदारी के लिया, बड़े बड़े डिसीजन के लिए लिया, हमारे बाकी जितने भी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जरूर हो सकता है कि विजन अपना अपना सबका होता है और अपने तरीके से होता है। उसमें थपलियाल भाई साहब, जब आपके पास कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो आप उसको अपने तरीके से बेहतर करेंगे, जब हमें मिलेगी तो हम अपने बेहतर तरीके से करेंगे। ये फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन
विजन क्लियर है कि उत्तराखंड प्रदेश को हम जिस समृद्धशाली बनाने का प्रण हमने लिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है और निरंतर प्रयास कर रही है। जो आपने महिलाओं की यहाँ पे पीड़ा बताई, बिल्कुल सही बताई कि आज हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं वो मातृशक्ति की देन है और मातृशक्ति को जिस प्रकार से धकेला जाता है पीछे और जिस प्रकार से माहौल रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने मातृशक्ति को सम्मान दिलाया, जिसने कभी ये नहीं सोचा कि ये स्त्री हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है या किसी धर्म की है। प्रत्येक धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, प्रत्येक कम्युनिटी के लिए किया, प्रत्येक वर्ग के लिए किया। लेकिन स्लोली हो रही हैं चीजें। मैंने वही कहा कि अपने हिसाब से सब लोगों के अपने विजन होते हैं और वो अपने तरीके से चलते हैं क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है, जिम्मेदारी उनके पास है। लेकिन हम, आप और जितने भी हमारे जो वरिष्ठ जन हैं वो हमें मार्गदर्शन देंगे। हमने कभी उनका निरादर नहीं किया, हमने सभी का सहयोग लिया। जब जब हमने बड़े बड़े डिसीजन किए उत्तराखंड के अंदर, हमने सभी वरिष्ठ जनों को, प्रबुद्ध जनों को, उत्तराखंड के इंटेलेक्चुअल विंग को ससम्मान बुलाया, ससम्मान उनसे हर बिंदु पे चर्चा करी, तब जाके कोई चीज हमने पास की है। लेकिन कांग्रेस की तरह हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हमारी एक व्यक्ति की चलेगी या एक व्यक्ति उधर की तरफ जा रहा है, एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए नरेंद्र शेट्टी जी, उनके पास भी चलना चाहूंगा। नरेंद्र शेट्टी जी, आपने सुना थपलियाल जी को, उन्होंने कुछ तर्क रखे कि विजनरी नेता कोई नहीं है और जब उत्तराखंड पर कोई बात आती है या किसी पार्टी पर कोई बात आती है तो यहाँ पर महिला नेताओं को या महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के लिए भी उन्होंने बातें कही, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए विशाल जी, पीसी थपलियाल जी ने और सुनीता विद्यार्थी जी ने जो बातें कही हैं, पीसी थपलियाल जी की भी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूं। सुनीता विद्यार्थी जी ने जो बातें कही हैं काफी तर्कसंगत हैं। पीसी थपलियाल जी ने जो बताया कि बिजली पानी का मेन, वो वाकई ही बहुत बड़ा दर्द है उत्तराखंड का। कि मतलब एक जो गीत है कि मैं नदियां फिर भी मैं प्यासी, यहां उत्तराखंड से पूरी गंगा यमुना बह रही हैं और उसके बावजूद हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, हम लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं और बिजली हम महंगी खरीद रहे हैं दूसरे राज्यों से। तो ये विवाद भी साथ ही में सुलझना चाहिए था परिसंपत्तियों के विवाद के साथ। परिसंपत्तियों का विवाद जो सुलझा वो ठीक चुनाव से पहले मौका चुना गया यहाँ पे इस बात की घोषणा करके और चाबियों का आदान प्रदान करना। तो मैं उसको ये देखता हूं कि उसका कहीं ना कहीं जरूर इसका असर चुनाव पर पड़ेगा और ये श्रेय भी लेने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी कि हमने इस विवाद को सुलझा लिया, जिस विवाद को 22 सालों से बाकी पार्टियां नहीं सुलझा पाई। और पीसी थपलियाल जी की इस बात में मैं पूरी तरीके से 100% सहमत हूं कि ये कैसा राज्य है कि 22 वर्षों से बिना राजधानी के है। तो आप अस्थाई राजधानी को राजधानी नहीं कह सकते। आप किसी को यह कह दीजिए कि आप यहां अस्थाई तौर पर ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं, उसका अपना घर होना चाहिए। तो हमारा अपना घर है ही नहीं। हमें तो यह कम से कम पता तो चले कि हमारी राजधानी कौन सी है। और इसके ऊपर जिस तरीके से परिसंपत्तियों का बंटवारे को लेकर मोहर लगी है, उसी तरीके से राजधानी पर भी एक पूरे दृढ़ निश्चय के साथ और कड़े कदम के साथ मोहर लगानी चाहिए, जिससे पूरा संदेश जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी 370 धारा हटा सकती है, भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद पर सकारात्मक रुख ले सकती है, भारतीय जनता पार्टी अगर परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा सकती है तो राजधानी को भी वो साथ ही में घोषित कर सकती है। तो बहुत अच्छी तस्वीर जाएगी और ये लगेगा, क्योंकि देखिए विपक्षी दलों को ठीक है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उनको एक सकारात्मक उनको विपक्ष की भूमिका भी निभानी है, लेकिन जिस चीज में सच्चाई है उसको नकारा नहीं जा सकता और विपक्ष की बात को हमें तवज्जो भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इतना अथाह मात्रा में यहां पे जल मौजूद है, हम बिजली बना के दे रहे हैं और बिजली हम बाहर से खरीद रहे हैं। ये कहां का न्याय है कि हम एक तो बिजली का इतना बड़ा उत्पादन कर रहे हैं और हम बिजली खरीद रहे हैं। तो आत्मनिर्भर के लिए और कौन सा तरीका होगा? टिहरी डैम जो पूरे देश को बिजली भेज रहा है, तो हम बाहर से बिजली खरीदें। इस विवाद को भी सुलझाना चाहिए। मैं बाकी परिसंपत्तियों के विवाद में क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र ने तय किया, ये इनका एक ऐसा मैटर है जिसको मौका मिला। कांग्रेस की सरकार थी 5 साल के लिए, बारी बारी से 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, तब उनको सुलझा देना चाहिए था आज उंगली उठाने से पहले। तो अगर वो नहीं सुलझा पाए और इन्होंने कर दिखाया है तो विरोध की राजनीति से कम परहेज करना चाहिए। जी विशाल जी, बिल्कुल, विरोध की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। जब सबसे बड़ी बात है कि जब हम बिजली दे रहे हैं और हम ही सबसे महंगी बिजली खरीद भी रहे हैं,
राजकुमार जायसवाल जी, इसको लेकर बात क्यों नहीं करते आप लोग, जब 5 साल आप भी यही हाल था? निश्चित रूप से इसके लिए केंद्र में सरकार होना आवश्यक है। केंद्र की सहमति बहुत आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे लॉ जैसे नियम आते हैं, इसमें केंद्र के द्वारा सहयोग किया जाता है फाइनेंशियल रूप से, और वैसे भी प्लानिंग बनाने में भी। और टिहरी डैम जो बना केंद्र के सहयोग से बना है, तो उत्तर प्रदेश के सहयोग से बना, और उत्तर प्रदेश का उस समय हिस्सा थे। निश्चित रूप से आज हम उत्तराखंड अपना भौगोलिक क्षेत्र के साथ अलग राज्य बन चुका है। और रही हरिद्वार में जो हमारी संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश के पास, अगर हरिद्वार या देहरादून हमारा जिला है तो हमारे जिले की भूमि हमारी हुई है। जब हमारा बंटवारा हो चुका है तो मेरे घर के अंदर रखी हुई चीजें दूसरे घर की कैसे हो सकती है, उत्तर प्रदेश की कैसे हो सकती है? अभी हमारी बहन बोल रही है कि हमने बंटवारा किया, बहुत अच्छा बंटवारा किया। ऐसा कैसा बंटवारा कि हरिद्वार में पड़ने वाली जमीनें उत्तर प्रदेश की कैसे हो जाएंगी? या तो उसे उत्तर प्रदेश की सीमा मिला दीजिए, आप उनको दे दीजिए कि हरिद्वार का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश चला गया। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उत्तराखंड की जनता ऐसा करने नहीं देगी आपको। आपने उनके नाम पे जमीनें कर दी ताकि वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो वो उत्तर प्रदेश के विकास में लगे, उत्तराखंड के विकास में उसका योगदान नहीं रहेगा। रही टिहरी बांध से आज एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड को मिलना चाहिए था। आज उत्तराखंड मेरे ख्याल से 10% से नीचे के शेयर में वहां पे उत्तराखंड को बिजली मिल रही है, और जो उसका लाभ सबसे अधिक ले रहा है उत्तर प्रदेश ले रहा है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो रेवेन्यू 2000 से पहले जनरेट जो हुआ होगा वो उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश ने कलेक्ट किया, और उसी को वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर टिहरी डैम में लगाया। कहीं ना कहीं हम लोगों के, उत्तराखंड के लोगों की खून पसीने की कमाई भी उत्तराखंड में टिहरी डैम में लगी हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को लाभ मिलना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे विस्तृत बात होती है कि इसमें केंद्र सरकार का पैसा लगा होता, वर्ल्ड बैंक का लगा होता, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, नरेंद्र शेट्टी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेंद्र शेट्टी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं विशाल जी ये कह रहा हूं कि राजकुमार जी ने बातें ठीक रखी हैं कि ये जो इस तरीके का ढांचा हो तभी हम सुगमता से कार्य कर पाएंगे। लेकिन 8 साल से ही तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी और यहां पे भी कांग्रेस की सरकार थी, तो उस दौरान क्यों इनका हल नहीं हुआ केंद्र से लेकर? इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति अगर आज भाजपा ने दिखाई है तो आपने कभी इस बात का पक्ष परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर रखा ही नहीं। मैंने कल इस पूरे दस्तावेजों को टटोला, कभी ऐसा दस्तक कहीं दी नहीं, ना कभी राष्ट्रपति के दर पर दी, ना कहीं कोई उचित मंच पर दी जिससे कि यह पता लगे कि कांग्रेस कितनी गंभीर है परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर। और अगर आज भाजपा ने इसकी ओर एक कदम बढ़ाया है तो उसमें अगर कोई त्रुटियां रह गई हैं तो उसको सुधार के मैं कहता हूं भाजपा ने जो परिसंपत्तियों के बंटवारे के ऊपर जो किया, हम कहते हैं कि उसमें 50% ठीक किया, जो विपक्ष का आरोप है। तो 50% तो ठीक हो गया, आगे 50% को गाड़ी बढ़ाइए। अगर प्रदेश के विकास में हम थोड़ी सी रुचि रखते हैं और प्रदेश के विकास को लेकर हमारी सकारात्मक सोच है उस दृष्टि से। जी विशाल जी, बिल्कुल, हम पीसी थपलियाल जी के पास आएंगे। पीसी थपलियाल जी, एक दूसरे पे आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सही बात है, नरेंद्र शेट्टी जी की बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट तो थी लंबे समय से केंद्र राज्य दोनों में, तब क्यों नहीं बात खत्म हुई? अब स्टार्ट क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी आए तब हो? भारतीय जनता पार्टी की इसलिए इशारा कर रहे हैं इस समय क्योंकि इनकी तीनों जगह सरकार है। हम आज इससे इसलिए भी नाराज है क्योंकि अभी उन्होंने, विद्यार्थी मैडम ने कहा कि हम महिलाओं को बिल्कुल बहुत अच्छा सम्मान देते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर 1994 में जो रामपुर तिराहे में हमारी महिलाओं के साथ हुआ है और उसका न्याय आज केंद्र में इनकी सरकार, यूपी में इनकी सरकार, उत्तराखंड में इनकी सरकार, और हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि ये मुलायम सिंह ने गोली चलाई, तो उस मुलायम सिंह को तुम कटघरे के अंदर खड़ा क्यों नहीं कर रहे? अब हम कहते हैं कि अनंत कुमार सिंह जो डीएम था मुजफ्फरनगर का, क्योंकि मैं साक्षी था वहां, उसने गोली चलवाई और उसको राजनाथ सिंह ने जब मुख्यमंत्री बने अपना सचिव बनाया, प्रमोशन दिया। आज भी भारतीय जनता पार्टी उसको ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना के रखी हुई है, उस अनंत कुमार सिंह को, जिस अनंत कुमार सिंह ने रामपुर तिराहे में ये महिलाओं के साथ जो कांड हुआ उसके नेतृत्व में हुआ, उसकी डायरेक्शन में हुआ। और मुलायम सिंह, अगर ये मुलायम सिंह बोलते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, ये कीचड़ फेंकते हैं और उस कीचड़ की सफाई नहीं करते। इन्होंने कभी ये नहीं बोला, ये विद्यार्थी मैडम कितना गले लगाते हैं मोदी जी मुलायम सिंह को, आप देखिए। और वो मुलायम सिंह अगर दोषी है तो इस समय तुम कैच क्यों नहीं कर रहे? जैसे दिलबर
नेगी के हत्याकांड के लिए आप क्या बोलते हो? केजरीवाल ने उसे गोली चलाई। अब भोली भाली जनता समझती नहीं है कि वहां दिल्ली में तो होम मिनिस्टर के अंडर में है तुम्हारी पुलिस। तो अगर वो गोली दिलबर नेगी को केजरीवाल ने मारा है तो केजरीवाल को अंदर क्यों नहीं कर रहे? तुम बोलते हो, करते नहीं हो। मैं बोला भारतीय जनता पार्टी शब्दों की तोता है, बहुत अच्छे शब्द है, हम सम्मान करते, हम ये करते, हम ये करेंगे, और करते कुछ नहीं है जमीन पे, कुछ नहीं। हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का पानी और जवानी, आज उतने साल बाद वही दोबारा रिपीट हो रहा है, दूसरा टेप आ रहा है और बाबा योगी बाबा कह रहा है उत्तराखंड का पानी और जवानी। इसका मतलब वो मोदी जी ने जो बोला था वो कहीं जमीन में उतरा ही नहीं। आज पानी और जवानी को कौन उत्तराखंड के काम लाएगा? ये बता दो आप। ये लड़का लाएगा जिसको कुछ भी नहीं मालूम, जिसको जो मैं जानता हूं कि किस कारण उसको बनाया है, मैं टीवी चैनल में नहीं बोल सकता, समझ गए? उससे बहुत बड़ी आशाएं नहीं की जा सकती। वो उछल कूद तो कर सकता है लेकिन राज्य को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, ये हम जानते हैं। हम सुनीता जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा आपसे। पीसी तपियाल जी की बात को आपने सुना, तो बहुत ज्यादा आपत्ति है क्योंकि वो कोई लड़का नहीं है। पहली बात, वो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, पहली बात। तो मुझे अगर मेरी पार्टी की लीडरशिप पे इस तरीके से उंगली उठाई जाएगी तो बिल्कुल मैं बख्शूंगी नहीं। हमारा लड़का है, उसके पिताजी हमारे साथ अनंत कुमार लड़का है, मेरे फौजी दोस्त का बेटा है। क्यों नहीं चैनल में बोलने से कुछ होगा? अगर चलिए, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी आपका, पीसी तपियाल जी आपका भी, और राजकुमार जायसवाल जी आपका भी, नरेंद्र शेट्टी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे डिबेट में जुड़ने के लिए। चंपावत सीट पर उपचुनाव होने हैं और उस उपचुनाव पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी कमर कस ली है। संभवता ही है कि आम आदमी पार्टी भी यहां पर अपना प्रत्याशी उतारे। 11 तारीख को आखिरी नामांकन की तिथि है, उससे पहले हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी प्रत्याशी उतारे, क्योंकि अभी तक प्रत्याशी के नाम आए नहीं हैं और फाइट सीधी सीधी मानी जा रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी इस चुनाव को आसानी से जीत लेंगे, लेकिन देखना होगा कि धरातल पर क्या होता है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।